वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वैज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सीसेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए, संख्या श्रृंखला कुछ इस प्रकार दी है, 3, 11, 38, 102 और 227 और क्वेश्चन मार्क का मान आपको बताना है। देखिए, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, इसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पर 27 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको 64 का अंतर मिलेगा, यहाँ पर 125 का अंतर है। तो आपको पैटर्न दिख गया इसमें। देखिए, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो आगे 6 का क्यूब लिखा जाएगा, मतलब 216। 216 को ऐड करेंगे 227 में। 227 में जैसे हम 216 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 443। इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न ये दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए, एक तरह ये लेटर सीरीज का एक प्रश्न है। इसमें सी, यहाँ पर रुकिए, सी एफ जेड, इसके बाद ई जी एक्स, आगे दिया है एच आई यू, नेक्स्ट है जे एल एस और एम पी पी, आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम किसी एक लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी की प्लेस वैल्यू है 3, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एच की प्लेस वैल्यू है 8, आई की इसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे जे दे रखा है, जे की प्लेस वैल्यू है 10, एम की प्लेस वैल्यू है 13, है ना। देखिए, यहाँ पर 2 जोड़ा गया, आगे 3 जोड़ा गया, फिर से 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, तो आगे फिर से क्या जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू है 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, मतलब 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की। यहाँ पर जो आएगा विकल्प, ये ओ से स्टार्ट होगा। देखिए, जब ओ से शुरू होगा तो विकल्प बी और विकल्प डी ये दोनों इलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि ये एन और एम से स्टार्ट है। इसके बाद दूसरे लेटर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एफ की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू 12, पी की प्लेस वैल्यू 16। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले 1 का अंतर है ना, +1 हुआ है, फिर आगे यहाँ पर +2 हो गया, ये आगे बढ़ेंगे +3 हो गया, फिर यहाँ पर +4 हो गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे +5 होगा। 16 में 5 जोड़ेंगे 21, और 21 जो प्लेस वैल्यू होती है ये होती है यू की, तो ओ यू, है ना। तो ओ यू विकल्प ए में है, तो यही उत्तर सही बनेगा। तीसरा आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं, है ना। इसमें दिया निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है, डी ई बी, आगे दिया है आई जे जी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एन ओ एल, यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है। इसके बाद एक्स वाई वी, इसमें क्वेश्चन चिन्ह का मान आपको बताना है। देखिए, पैटर्न क्या चल रहा है। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, है ना। आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की प्लेस वैल्यू है 14, यहाँ पर प्लेस वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, और एक्स की प्लेस वैल्यू है 24। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, मतलब ये +5 हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है। अगर 14 में +5 करेंगे तो 19 मिलेगा, और 19 में +5 करेंगे तो 24 मिलेगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो विकल्प आएगा उसमें पहला लेटर वो होगा जिसकी प्लेस वैल्यू 19 होगी। तो 19 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 19 होती है एस की प्लेस वैल्यू। तो पहला लेटर यहाँ पर एस आने वाला है, विकल्प ए और विकल्प डी, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब दूसरे की बात करते, देखिए, ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। तो आपको पैटर्न पता चल गया, आगे जो आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 20, मतलब यहाँ पर टी मिलेगा, है ना। देखिए, एस और टी, एस टी विकल्प सी में, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है आपको बताना है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है। यदि ट्रैक को किसी कूट भाषा में 64 मतलब 64 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेशन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए लेटर्स की। अगर ट्रैक की बात करेंगे, TRACK, है ना, यहाँ पे इसको लिखा गया 64। तो देखिए, इसको 64 कैसे लिखा गया। टी की प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 20 होता है, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3 और के की प्लेस वैल्यू 11, है ना। इसको अगर जोड़ के देखेंगे, देखिए
20 18 38 39 42 53 प्लस 11 किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर नेशन की बात करेंगे, एक बार नेशन को चेक करते हैं, NATION। अगर नेशन की बात करेंगे, N की प्लेस वैल्यू है 14, A की प्लेस वैल्यू 1, T की प्लेस वैल्यू 20, I की प्लेस वैल्यू 9, O की प्लेस वैल्यू 15 और यहाँ पर फिर से 14। 14 दूना 28, 28 और 16, 28 6 34 44 20 54 और 9 63 63। आसपास कोई विकल्प नहीं है। रिवर्स प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, 20 7 9 26 24 50, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कुछ अलग पैटर्न चल रहा है। अच्छा, इसके प्लेस मतलब इसके लेटर्स को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे जो डिजिट्स है ना, इसको जोड़ के देखते हैं। 2 8 1 9 3 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 3 और 2। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। देखिए 17 मिल रहा है ना। अब यहाँ से कोड मिल गया, 17 का मतलब 7 और 1 8 है ना। 8 का स्क्वायर किया गया, पैटर्न पता चला ना। सबसे पहले क्या किया गया, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू लिखा गया। इसके बाद जिसमें डबल डिजिट था उन सबको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या किया गया, इसके बाद जो है इसको भी यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर लिया गया और उसका स्क्वायर कर दिया गया। मतलब 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो यही कोड यहाँ पर अप्लाई करते। देखिए 4 और 1 5, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ये 9 हो गया, 5 और 1 6 और 4 1 5। अब इन सबको जोड़ते, देखिए 5 1 6 2 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 आ गया। 28 को जब यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प ए 100। एक बेहतरीन प्रश्न था ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पर एक दर्पण रखना है, जैसे आप मिरर रखेंगे तो ये यस उल्टा बन जाएगा। देखिए जब एस उल्टा बन जाएगा तो दोनों एस उल्टे बने हैं। देखिए जब कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन मिले ना, तो आपको सबसे पहले सीधा उत्तर पे आना है और देखना है कि यहाँ पे लास्ट में जैसे यस दिया है ना, या फिर कोई भी अक्षर रहेगा, वहां से देखिए जो जिस विकल्प में शब्द उल्टे नहीं बने होंगे, मतलब अक्षर कोई भी उल्टा नहीं रहेगा, वो विकल्प कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ई है तो ई का मिरर इमेज ऐसे होता है ना, तो ये विकल्प एलिमिनेट हो गया है ना। इसके बाद देखिएगा आगे n है, ये n सीधा बना है। जब n सीधा बना है, जब n बनाएंगे मिरर इमेज में तो n क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। देखिए ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया और ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इनमें n सीधा बना हुआ था। तो आप आसानी से बिना क्वेश्चन को हल किए आप टैकल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया, निम्नलिखित समीकरणों में से किन दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं का एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो, है ना। अब आपको ये बताना है कि किन दो को बदलना पड़ेगा जिससे समीकरण सही हो जाए। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड काम करता है। आपको एक इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन में क्या करना है कि आपको विकल्पों को कन्वर्ट करके देखना है। तो इसमें आप शुरुआत करते, चलिए हम पीछे शुरुआत करते हैं, विकल्प डी को उठाते हैं, है ना। यहाँ पे दे रखा है कि गुणा और भाग को बदलना है और साथ में 12 और 4 को बदलना है। इसका मतलब जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे भाग कर देना है, जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे गुणा कर देना है, और जहाँ पर 12 है वहाँ पे 4 लिखना और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 12, है ना। देखिए विकल्प डी मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने पीछे से स्टार्ट किया। इसको देखिए 63, है ना। यहाँ पर भाग है तो भाग की जगह गुणा लिखेंगे, गुणे 2, है ना, प्लस 8 को सेम टू सेम रखना है। देखिए अब यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पे लिखेंगे भाग, है ना। इसके बाद 12, देखिए 12 को कन्वर्ट करना है 4 से, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, है ना। प्लस अब ये जो 4 है यहाँ पे लिखेंगे 12 और माइनस में 40 और बराबर में 100। देखिए ये क्वेश्चन सही होता है कि नहीं, हल करके देखते। देखिए 63 में 2 का गुणा कराएंगे 126, है ना, प्लस यहाँ पर भाग करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, है ना। इसके बाद प्लस 12 और माइनस में 40, है ना। देखिए 26 और 2 28, है ना, 28 और 12 140 में से जब 40 को घटाएंगे तो सीधा 100 मिलेगा। देखिए एक संयोग रहा कि इसमें अंतिम विकल्प ही सही हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। हो सकता है कि इसमें आपको अंतिम विकल्प ना सही मिले, बीच से ए बी सी कुछ भी मिल सकते हैं। तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल काम करता है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छे से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। आपको ये बताना है कि विकल्प में से मतलब अक्षरों का कौन सा समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसका उत्तर क्या होगा, 7 का उत्तर आपको कमेंट करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट में कर रखा है, तो इसका अंदाजा आपको मिल गया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 दिया है, किसी फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से संबंध बताइए। देखिए जब कभी भी ब्लड रिलेशन में इंडिकेटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो जो इंडिकेट करेगा आपको एज्यूम कर लेना कि आप खुद वो आदमी हो, है ना। देखिए फोटो में औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी आप खुद को मान लीजिए मैं कहता हूँ, है ना। क्या कहता हूँ कि वह मतलब उसकी पत्नी की सास। देखिए जो मतलब आदमी ये बोल रहा है ना कि मेरी पत्नी जो है उसकी सास का मतलब समझ रहे हो, मेरी माँ, है ना, कि इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है का मतलब बात समझ रहे हैं ना। देखिए
आप जैसे आप खुद बोल रहे हो कि मेरी पत्नी की सास, तो मेरी पत्नी है, उसकी सास कौन होगी? मेरी माँ होगी, है ना। कि इकलौती बेटी मेरी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आदमी का औरत से, औरत का आदमी से संबंध क्या होगा? औरत बहन होगी आदमी के लिए, मतलब सिस्टर, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या दिया, आपको फिर से ये बताना है कि किन दो को चेंज करने पर समीकरण सही बन जाएगा। तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट करना है। 7 का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा और 9 का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया, उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे चित्र से पहला संबंधित है। देखिए ये पहला दूसरा ये दोनों आपस में संबंधित है, अब आपको ढूंढना है तीसरा जिस प्रकार है उससे चौथा क्या मिलेगा इसमें। देखिए पहले में देखिए यहाँ पे सर्कल नीचे था, सर्कल ऊपर चला गया, स्टार नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एरो ऊपर था, ये नीचे देखने लगा, मतलब देखिए ये दो आपस में कन्वर्ट हुए। तो पहले दो को देखते, देखिए यहाँ पे जो ये स्क्वायर बनाई है, फिर आप चतुर्भुज बोले, चतुर्भुज ऐसे ऊपर चला आएगा, चतुर्भुज ऊपर चला आएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, चतुर्भुज पूरा पेंट हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल सीधा बना है, ट्रायंगल ऐसे उल्टा बन जाएगा। देखिए चतुर्भुज पेंट है लेकिन ट्रायंगल उल्टा नहीं है, चतुर्भुज है ही नहीं, है ना। चतुर्भुज पेंट है, ट्रायंगल उल्टा है, ये विकल्प है। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज नहीं सर्कल है, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, मैं 16 बोल रहा हूं। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको देखिए यहाँ पे 3 कथन दिया गया है ना, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है तरुण देविका से कैसे संबंधित है। इसका सही उत्तर देने के लिए किन किन कथन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए तरुण कृष्णा का भाई है, जो तरुण है ये भाई है किसका? भाई है कृष्णा का। ठीक, आगे बोला जा रहा है सिवाय देविका का पति, इसको छोड़ दीजिए, देविका कृष्णा की माँ है। देखिए जो देविका है ना ये कृष्णा की माँ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि तरुण देविका से कैसे संबंधित। देखिए ये दोनों आपस में, मतलब ये इसका भाई है, तो ये भाई है तो इसका भी पुत्र हो जाएगा। तो विकल्प 1 और विकल्प 3 का प्रयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं, विकल्प इसका सी उत्तर सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब समरूप गुणों के आधार पर आकृति को 3 भागों में बांटना है। इसका उत्तर देखिए, इसमें क्या करना है, आपको देखना ना कि कौन सी ऐसी आकृतियां जिनमें समान गुण अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे आकृति 2 में सर्कल बने, आकृति 6 में सर्कल बना और आकृति 9 में सर्कल बना है ना। तो 2, 6 और 9, देखिए 2, 6, 9 यहाँ पर एक साथ है ना, यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 2, 6, 9 यहाँ पर भी नहीं है और 2, 6, 9 यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, है ना। समरूप मतलब आपको ये देखना है कि किन गुणों में समानता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर 1 1 चतुर्भुज है, 4 भी चतुर्भुज है और 7 भी चतुर्भुज है, तो 1 4 7 यहाँ पर 7 में है। इसके बाद जो बचा वो एक साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 13, रमेश शाम के समय सूर्य की ओर 30 किमी पैदल जाता है, तब वह बाएं मुड़कर 20 किमी जाता है, पुनः दाएं मुड़कर 30 किमी जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 20 किमी जाता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। देखिए जब कभी भी डायरेक्शन वाले प्रश्न मिलेंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जो अंत में वाक्य लिखा है, अंतिम वाक्य आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये किसी के सापेक्ष पूछा जा रहा है या डायरेक्ट पूछा जा रहा है। इसमें सापेक्ष नहीं, आपसे पूछा जा रहा है रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हो। देखिए सूर्य में, देखिए शाम के समय सूर्य की दिशा में जा रहा है, शाम के समय में सूर्य किधर होगा, पश्चिम होगा, है ना। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अब यहाँ से क्या क्या होता है समझिएगा, पहले 30 किमी जाता है, छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट मुड़ता है तो बाएं इसको मुड़ा दीजिएगा, है ना। इसके बाद फिर राइट में मुड़ता है तो राइट लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर 30 किमी चल के अंत में राइट मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, देखिए लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, वेस्ट से ये राइट टर्न ले लिया। जब भी राइट और लेफ्ट बोलेगा आप 90 डिग्री टर्न कराएंगे। देखिए यहाँ पे ईस्ट, ये वेस्ट, देखिए इधर जा रहा था, इधर से 90 डिग्री टर्न लेगा क्लॉकवाइज, तो ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अभी वर्तमान में ये उत्तर की ओर चल रहा है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, इसमें दिए गए वेन आरेख में कितने ताकतवर एथलीट्स नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे एथलीट्स है ना, ये एथलीट्स है, अगर आपको नहीं दिख रहे है ना, ये स्ट्रांग मतलब ये ताकतवर है, और ये कौन है, ये आर्मी है। अब देखिए पूछा जा रहा है कितने ताकतवर आदमी, एथलीट्स नहीं, मतलब ताकतवर तो होने चाहिए लेकिन एथलीट्स नहीं होने चाहिए। तो एथलीट्स जितने लोग हैं ना सबको हटा देते हैं। देखिए जो ताकतवर है मतलब एथलीट्स का दायरा यहाँ से हटाते हैं। देखिए ये एथलीट्स हैं सब, है ना। अब एथलीट्स नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इस सर्कल में जितने लोग आ रहे हैं सबको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, ये सब यहाँ पे हट गए। अब आपको ये बताना है कि ताकतवर हैं लेकिन एथलीट्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 16, अब 16 विकल्प में नहीं है ना, 17 विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी, है ना। तो ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने आज एक सेट डन किया। इस प्रकार के सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।